हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वर्ड्स। आज हम चालू करने जा रहे हैं क्लास 11 का एक और चैप्टर फ्रिक्शन। सबसे पहला चीज़, फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक बेसिकली एक फोर्स है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अच्छा, क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्शन क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि फ्रिक्शन वो है कि जो बॉडी, अगर कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर अगर मूव कर रहा है, मतलब मान लो मेरा हाथ ये बोर्ड पे मूव कर रहा है, तो इसको ऑपोज करता है। मतलब रिलेटिव मोशन जो है उसको रोकने की कोशिश करता है। मतलब फ्रिक्शन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स which opposes relative motion। अच्छा, फ्रिक्शन क्या है आपको थोड़ा थोड़ा फील दिलाता हूँ कि मैं जो ये मार्कर से बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ ना, फ्रिक्शन की वजह से लिख पा रहा हूँ, क्योंकि फ्रिक्शन इसको रोक रहा है और उसके वजह से ये इंक ये बोर्ड के ऊपर चल सकता है। ठीक, जैसे कभी आपने ध्यान से देखा है कि जूते के नीचे का जो मार्किंग होता है, वो अगर मान लो किसी भी जूते का पूरा प्लेन हो चुका है तो वो स्किड कर जाता है। क्यों? क्योंकि मार्किंग की वजह से ग्रिप मिलता है। ग्रिप क्या है? ग्रिप ही फ्रिक्शन है। ठीक, मतलब आप एक बॉडी के ऊपर जब जा रहे हो तो ग्रिप करके, मतलब कोई तो रोकने वाला चाहिए, रोकेगा तभी तो आगे बढ़ पाएगा। अगर रोक ही नहीं पाएगा तो स्लाइड करके गिर जाएगा ना। जो कहाँ पे होता है? जो होता है बर्फ़ पे। अच्छा, आपने ध्यान से देखा होगा कि बर्फ़ पे अपन चलते कैसे हैं? बर्फ़ पे कैसे आराम से फ्री चल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बर्फ़ के आपको ऐसे पैर दबा दबा के चलना पड़ता है। ठीक, क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम होता है, स्लीपरी ज़्यादा होता है। या कोई भी ऑयली सरफेस है, उस पर आप आराम से नहीं चल सकते, क्योंकि वहाँ पर ग्रिप कम होता है, वहाँ पर फ्रिक्शन कम होता है, तो इसलिए स्लाइड कर जाता है। ठीक, तो फ्रिक्शन बेसिकली वो है जो कि स्लाइडिंग को रोकता है। बेसिकली फ्रिक्शन तीनों कैटेगरी में कैटेगरीज होगा। एक विस्कस फोर्स और वेट फ्रिक्शन। ठीक, जो कि लिक्विड में आता है, जिसको हम लिक्विड में मतलब फ्लूइड में जब पढ़ेंगे तो विस्तार में इसका डिस्कशन करेंगे। फिर आता है रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब जैसे टायर जैसे रोल करता है वो वाला, वो हम कहाँ पे पढ़ेंगे? वो रोटेशनल पे पढ़ेंगे, रोटेशनल। और तीसरा कौन है? तीसरा है स्लाइडिंग वाला, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब कोई भी बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी ऐसे स्ट्रेट मूव कर रहा है, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, जो कि इस चैप्टर का मेन कंसर्न है। ठीक, तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में चर्चा होगा। ठीक, तो अभी और समझते हैं कि फ्रिक्शन होता क्यों है और क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रिक्शन मतलब घिसना, और एक चीज़ घिसना, मतलब कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर घिस रहा है तब भी फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। अब घिस रहा है तो क्या हो रहा है? अब सोचो, घिस रहा है तो अल्टीमेट घिसाई कहाँ पे हो रहा है? मतलब मान लो मैं ये बोर्ड के ऊपर अपना हाथ को घिस रहा हूँ, तो अल्टीमेट घिसाई किन किन पे हो रहा है? मेरे हाथ का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, उसका ऑर्बिट, मतलब जो एटम है उसका ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, और ये बोर्ड का। तो इसीलिए ये फोर्स कैसा नेचर का है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है। दूसरा क्या है? ये कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स का एक पार्ट है
कांटेक्ट फोर्स, ये भी एक टाइप का कांटेक्ट फोर्स है। ठीक, अच्छा अब देखो और समझते हैं। मान लो कोई भी सरफेस को अब बहुत ध्यान से देख रहे हो, बहुत मैग्नीफाई करके देख रहे हो, तो कोई भी स्मूथ सरफेस भी ऐसा दिखेगा रफ की तरह। फिर उसके ऊपर और कोई भी बॉडी है जो कि ऐसा 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 है। ठीक, तो ये पोर्शन को अगर हम जूम करके देखें तो नीचे वाले बॉडी का सरफेस ऐसा, ऊपर वाले बॉडी का सरफेस ऐसा। ठीक, तो यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स है उसका क्या दो कंपोनेंट है, एक ऊपर की तरफ जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, और एक पीछे की तरफ जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन, और दोनों मिला के बनता है कांटेक्ट फोर्स। तो एक्चुअली कांटेक्ट फोर्स के दो बेटे हैं, एक है नॉर्मल रिएक्शन, एक है फ्रिक्शन, जो कि बॉडी को सामने पीछे मूव करने में रोकता है, जाने में रोकता है। मतलब फ्रिक्शन यही चाहता है, आप सोचो, इसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे कि फ्रिक्शन यही चाहता है कि बॉडी में रिलेटिव मोशन ना हो। मतलब कोई भी बॉडी आगे जा रहा है तो उसको पीछे खींचना, कोई बॉडी सामने जा रहा है तो उसको पीछे खींचना। मतलब राइट में जा रहा है तो लेफ्ट में खींचना, लेफ्ट में जा रहा है तो राइट में खींचना। ठीक, ये फ्रिक्शन है। अच्छा, अब देखो ये फ्रिक्शन को कैसे समझेंगे। और देखो आप यहाँ तक पहले उतार लो, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। तो यहाँ से कौन से बात सीखे कि फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि बॉडी को रिलेटिव मोशन या रिलेटिव स्लिपिंग को रोकता है, रिलेटिव मोशन या रिलेटिव स्लिपिंग को रोकता है। और हम लोग यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में ही बात करेंगे। और कोई भी सरफेस होगा तो ऐसा, तो एक यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट है। जो ऊपर वाला नॉर्मल का टेंडेंसी क्या है, बॉडी को दबोचने का, और फ्रिक्शन का टेंडेंसी क्या है, बॉडी को आगे बढ़ने नहीं देना है। अगर बॉडी सामने जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको पीछे खींचना है, और पीछे जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको सामने खींचना है, ऐसा। ठीक, अब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, आप यहाँ तक उतार लो। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझते हैं चीज़ों को, छोटे छोटे बातों को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें कि ये मान लो वो सरफेस जो ऊपर वाला बॉडी का, और ये नीचे का सरफेस जिसके ऊपर बॉडी रखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। अच्छा, और दूसरा क्या है कि इसको रिलेटिव मोशन को रोकना है। अच्छा, अब सोचो कि जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन रहेगा क्या उतना ज़्यादा ग्रिप रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन का टेंडेंसी क्या है, बॉडी को ग्रिप करके रखना, बॉडी को दबोचना, और जितना अच्छे से दबोचेगा तो उतना बॉडी को हिलने में तकलीफ होगा। हिलने में ज़्यादा तकलीफ है मतलब फ्रिक्शन है। ठीक, तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना अच्छा ग्रिप होगा, तो हिलाने में तकलीफ ज़्यादा होगा। हिलाने में तकलीफ ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो इफ इक्वल टू यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी है। अब देखो ऐसा मान लो ये अलग अलग पेयर लेते हैं। मान लो ये कोई भी रोड है, उसके ऊपर मेरा जूता है, फिर कोई भी रोड है, फिर उसके ऊपर कोई भी ब्लॉक है। तो अलग अलग बॉडी के जो पेयरिंग्स होगा, फ्रिक्शन हमेशा बॉडी के पेयरिंग्स में रहता है, मतलब दोनों बॉडी कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। तो वो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, तो एक सरफेस डिपेंडेंट वाला क्वांटिटी आना चाहिए। तो यहाँ से मैंने क्या किया, फोर्स को, फ्रिक्शनल फोर्स को अगर इक्वल बनाना है तो एक कांस्टेंट लेके आ गया। ठीक, ये कांस्टेंट को अपन ने क्या नाम दिया,
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, अच्छा, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एफ बाई एन। ठीक, क्या ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, तो एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि पेयर ऑफ मीडिया के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब मीडियम के जो रफनेस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन पेयर ऑफ मीडियास और रफनेस ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, अच्छा, अब फ्रिक्शन के कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज, अच्छा, सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी क्या है कि ऑपोजेस रिलेटिव स्लिपिंग। दूसरा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस तरफ होगा? फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा जिस तरफ वेलोसिटी है या रिलेटिव वेलोसिटी है उसका ऑपोजिट, ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स रिलेटिव वेलोसिटी। बॉडी पे किस तरफ फोर्स लग रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जिस तरफ मोशन हो रहा है उसके ऊपर, मतलब उसका ऑपोजिट है। तीसरा, डजंट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट जो एरिया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कांटेक्ट एरिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, रफनेस के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन रफनेस ऑफ मीडिया। ठीक, और इसका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, तो पहले ही आपने सीख लिया है कि ईएम नेचर का कांटेक्ट फोर्स है, एक प्रकार के कांटेक्ट फोर्स। ठीक, अब धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले देखो कि मान लो ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कितने टाइप्स के हैं, फ्रिक्शन कितने टाइप्स पे। एक बॉडी अगर रुका हुआ है तब मान लो ये बॉडी ऐसा था, इस पे अपन ने बाहर से 10 न्यूटन लगाया, बॉडी रुका, बॉडी चला नहीं, तो फ्रिक्शन कितना लगा? फ्रिक्शन लगा 10 न्यूटन। अगर बॉडी पे मान लो मैंने लगाया 12 न्यूटन, फिर भी बॉडी चला नहीं, बॉडी रुका, तो फ्रिक्शन कितना है? 12 न्यूटन। अभी मान लो मैंने लगाया 15 न्यूटन और बॉडी ऐसी स्थिति में आ गया कि बॉडी अभी इससे, मतलब बॉडी मैक्सिमम इतना रेजिस्ट कर सकता है, इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा ज़्यादा बॉडी चलना चालू हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगा कितना? 15 न्यूटन, जो कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम औकात है, जो कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम औकात है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने फोर्स बढ़ाता गया और फ्रिक्शन भी बढ़ता गया, लेकिन बॉडी रुका हुआ है, तो ये फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। इनको क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो अंतिम पड़ाव है, जो एकदम लास्ट में जाके जब बॉडी मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा रहा है, इस चीज़ को समझिए। मतलब मान लो कोई भी बक्सा, कुछ अलमारी जैसा कुछ है, उसको आप धकेल रहे हो, नहीं चला, आप फोर्स बढ़ा रहे हो, एक जगह पे ऐसा आगे ऐसा होगा कि आपको लगने लगेगा कि इससे और थोड़ा बढ़ाएंगे तो बॉडी चलना चालू हो जाएगा, तो वहाँ तक बॉडी रेस्ट में है। और लास्ट में जो फ्रिक्शन मैक्सिमम जितना औकात लगा रहा है
रुक रुक के जितना मैक्सिमम औकात लगा रहा है उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम जहां पे औकात लगा रहा है वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, अब अगर मान लो मैंने 16 न्यूटन लगा दिया तो यहाँ पे बॉडी 16 न्यूटन लगा दिया, बॉडी चलना चालू हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तो एक तो चीज़ समझ में आया कि फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन धीरे 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 अपना वैल्यू बढ़ा सकता है और उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है जिसको बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन जब चलने लग गया तब क्या फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? अब सोचो, अब डेली लाइफ एग्जांपल से देखो, किसी बॉडी को आप धक्का दे रहे हो, धक्का दे रहे हो, धक्का दे रहे हो, नहीं चला नहीं चला नहीं चला नहीं चला, और एक सिचुएशन पे आके ऐसा हो गया कि अभी चलना चालू हो जाएगा, और फिर जब चलने चालू हो गया तब आपको धक्का देने में तकलीफ ज़्यादा होता है या थोड़ा आसान लगता है? सोचो, थोड़ा आसान लगता है। क्यों? क्योंकि ग्रिप छूट चुका है, ग्रिप छूट चुका है और वो उल्टे में फ्रिक्शन खा रहा है, तब भी फ्रिक्शन खा रहा है लेकिन कम, राइट? तो इसलिए आपको थोड़ा आसान बन जाता है। तो यहाँ पे जाके जब बॉडी चलना चालू हो जाता है तब का फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब बॉडी चलना चालू हो गया, ठीक, जिसका वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। ठीक, तो अगर अपन इसका ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये कि यहाँ पे फ्रिक्शन को प्लॉट किए और यहाँ पे एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। अच्छा, अब देखो, पहले आप फोर्स लगाए जितना फ्रिक्शन भी मिला उतना, फोर्स लगाए जितना फ्रिक्शन भी मिला उतना, तो ऐसे 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 कितने एंगल पे 45 डिग्री पे चल रहा है, क्योंकि जितना एक्सटर्नल फोर्स उतना ही फ्रिक्शन, जितना एक्सटर्नल फोर्स उतना ही फ्रिक्शन। करते करते जब मैक्सिमम पे चला गया तब को क्या बोलते हैं अपन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक। और यहाँ तक बॉडी कौन से फ्रिक्शन पे है? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। फिर ग्रिप छूट चुका है तो फ्रिक्शन का वैल्यू थोड़ा घट गया, तो इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू थोड़ा डिप कर जाता है, इसलिए ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि वैल्यू में थोड़ा कम है, ठीक। तो एक तो चीज़ समझ में आ चुका है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स नहीं है और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर बॉडी चलना चालू हो जाता है तो फ्रिक्शन क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। तो यहाँ पे तो सर चेंज करना पड़ेगा कुछ। हाँ, बिल्कुल चेंज करेंगे। तो फ्रिक्शन को अपन दो में कैटेगराइज करते हैं, एक की स्टैटिक, एक की काइनेटिक। तो एफ स्टैटिक म्यू स्टैटिक इंटू एन, म्यू स्टैटिक मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एफ काइनेटिक इक्वल टू म्यू काइनेटिक इंटू एन, ठीक आया। अच्छा, तो सर एक सवाल है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का तो वैल्यू फिक्स नहीं है, तो आपने कैसे इसको लिख दिया? यहाँ पे तो वैल्यू फिक्स नहीं है, बिल्कुल सही। तो ये जो वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का, जो म्यू एस इंटू एन, ये कहाँ पे वैलिड है? ये लिमिटिंग पे वैलिड है, लिमिटिंग पे ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक। उससे पहले तक कितना फ्रिक्शन? जितना फोर्स लगाए उतना ही फ्रिक्शन, ठीक। कि फ्रिक्शन का जो स्टैटिक का जो एफ स्टैटिक इक्वल टू म्यू स्टैटिक इंटू एन, वो कहाँ पे वैलिड है? लिमिटिंग पे वैलिड है। उससे पहले क्या? जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही फ्रिक्शन, और जब वो छूट चुका है तब क्या आएगा? एफ काइनेटिक, जो कि म्यू काइनेटिक इंटू एन, ठीक। और हमेशा देखो कौन सा ज़्यादा होना चाहिए? क्या एफ स्टैटिक जो कि लिमिटिंग वाला है, जो कि लिमिटिंग वाला है, वो हमेशा ग्रेटर देन एफ काइनेटिक होगा। तो क्या म्यू स्टैटिक जनरली कितना होना चाहिए? म्यू काइनेटिक से
ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से मुद्दे की बात क्या क्या सीखे कि हाँ, कि फ्रिक्शन धीरे धीरे अपना वैल्यू बढ़ा सकता है। जब तक बॉडी रेस्ट पे है तब तक का फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। जितना है फ्लैट फोर्स उतना ही फ्रिक्शन। हाइस्ट में जाके कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन, उससे ज़्यादा बॉडी का औकात नहीं। लिमिटिंग फ्रिक्शन को अगर ओवरकम कर लिए तब बॉडी चलना चालू हो जाएगा, और जब चलना चालू हो जाएगा तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, जो इसका वैल्यू थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि ग्रिप थोड़ा छूट चुका है। ठीक आया। और यहाँ पे एफ स्टैटिक इक्वल टू म्यू स्टैटिक इंटू एन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लिमिटिंग। सिर्फ लिमिटिंग पे ये वैलिड है, और लिमिटिंग से अगर कम है तो जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही फ्रिक्शन है। और काइनेटिक पे एफ काइनेटिक इक्वल टू म्यू काइनेटिक इंटू एन, और म्यू स्टैटिक का वैल्यू हमेशा म्यू काइनेटिक से ज्यादा होगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो हमेशा काइनेटिक से ज्यादा होगा। ठीक, तो इसलिए आप बोल सकते हैं फ्रिक्शन एक सेल्फ कंट्रोल्ड फोर्स है या सेल्फ ऑटोमेटेड फोर्स है। ठीक, आया यहाँ तक? आप यहाँ तक उतार लो, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। तो अच्छा धीरे धीरे समझते हैं और चीज़ों को कि सर यहाँ तक तो हमको ये चीज़ें समझ में आ चुका है कि हाँ, फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि बॉडी का रिलेटिव स्लिपिंग को रोकता है या रिलेटिव मोशन को रोकता है, और उसका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ सकता है। कब तक? जब तक बॉडी रेस्ट में हो, और उसका मैक्सिमम औकात को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उससे अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी चलना चालू हो जाएगा, तब का फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, और म्यू स्टैटिक, एफ स्टैटिक इक्वल टू म्यू स्टैटिक इंटू एन, एफ काइनेटिक इक्वल टू म्यू काइनेटिक इंटू एन, और एफ म्यू स्टैटिक का वैल्यू हमेशा म्यू काइनेटिक से ज़्यादा होगा। अब डायरेक्शन को कैसे समझेंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन देखो धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले स्टैटिक का बोलना तो बहुत ज़्यादा इजी है। कैसा इजी है कि स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा बॉडी है जिस पे आपने बाहर से फोर्स लगाया F, तो आप धकेलने की कोशिश कर रहे हो इस तरफ, तो फ्रिक्शन लगेगा उल्टे तरफ। ठीक, तो अगर बॉडी में धक्का दे रहे हो तो फ्रिक्शन किस तरफ होगा, F स्टैटिक, जो कि बॉडी का जिस तरफ स्लिपिंग का टेंडेंसी है उसका ऑपोजिट में। ठीक, यहाँ पे तो बॉडी रुका हुआ है, लेकिन अगर बॉडी चलने लगा तो क्या करेंगे, चलो काइनेटिक फ्रिक्शन धीरे धीरे समझते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन, अच्छा काइनेटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन में आपको एक ही चीज़ पहले से बोल रहा हूँ, क्या कि रिलेटिव स्लिपिंग को रोकता है। रिलेटिव स्लिपिंग को रोकता है मतलब, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ समझ लो पहले कि यहाँ पे क्या इकलौता फ्रिक्शन इस तरफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रिक्शन तो फोर्स है जो कि किस में रहेगा, एक्शन डायरेक्शन पेयर में। तो ये फ्रिक्शन किस तरफ, ये ब्लॉक के ऊपर ग्राउंड दे रहा है पीछे। क्यों? क्योंकि ग्राउंड क्या चाह रहा है कि ब्लॉक उसको छोड़ के चले ना जाए। ठीक, और ब्लॉक क्या चाह रहा है कि ग्राउंड उसको छोड़ के चले ना जाए, तो ब्लॉक क्या कोशिश करेगा, ग्राउंड को अपने तरफ खींचेगा। ठीक, मतलब ब्लॉक फ्रिक्शन मन क्या चाहेगा कि इनका जोड़ी ना टूटे। जोड़ी ना टूटे तो क्या, इसको सामने नहीं जाने देना है तो पीछे खींचना है, और ग्राउंड को पीछे नहीं जाने देना है, सामने खींचना है। ठीक, अच्छा अब काइनेटिक में भी सीन ऐसा, देखो समझो ध्यान से। सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये एक ब्लॉक है और ये भी एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक जा रहा है मान लो 2v वेलोसिटी से, ये ब्लॉक जा रहा है मान लो v वेलोसिटी से a b। अच्छा एक चीज, फ्रिक्शन का वेलोसिटी या फोर्स किसके ऊपर, किसके डायरेक्शन के ऑपोजिट में होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट में। ठीक, उसका भी इलस्ट्रेशन लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये 2v से जा रहा है, ये v से जा रहा है। तो अब बताओ a पे फ्रिक्शन किस तरफ और b पे फ्रिक्शन किस तरफ।
इसको कैसे समझेंगे? देखो, जिस पे फ्रिक्शन देखना है वो जिसके ऊपर रखा हुआ है, आप वहाँ पे चढ़ जाओ। मतलब मान लो आप यहाँ पे चढ़ जाओ, तो आप यहाँ पे चढ़ोगे तो क्या दिखेगा आपको कि ए जा रहा है वी से, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है कि v, हमने कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया? राइट। v माइनस 2v मतलब क्या है? माइनस v। ठीक, तो अगर राइट वाला पॉजिटिव है तो लेफ्ट वाला नेगेटिव है। तो अब b पे चढ़ के देखोगे तो आपको लगेगा a का वेलोसिटी पीछे की तरफ है। ठीक, तो a को किस तरफ खींचना है? सामने खींचना है। तो a के ऊपर फ्रिक्शन किस तरफ होगा? सामने होगा। ठीक, फ्रिक्शन ऑन ए। अच्छा, ए पे फ्रिक्शन सामने काम कर रहा है, तो अभी बी के ऊपर वाले सरफेस पे क्या फ्रिक्शन इस तरफ काम करेगा? एफ ए, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक, अब अगर बी पे देखना है तो आप यहाँ पे ग्राउंड पे आ जाओ। ग्राउंड पे आके देखो तो क्या हो रहा है? ग्राउंड के हिसाब से बी सामने जा रहा है ना, तो बी अगर सामने जा रहा है तो फ्रिक्शन ऑन बी पीछे की तरफ। ठीक, अगर उल्टा लेते तो सीन क्या होता? चलो उल्टा लेंगे। चलो मान लो ये बी, ये ए, ये जा रहा है वी से, ये जा रहा है टू वी से। ठीक, आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन बोलना है। कैसे बोलोगे? आप यहाँ पे चढ़ जाओ, तो चढ़ के क्या देखोगे आप? तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या? 2v माइनस वी मतलब v, मतलब ए किस तरफ जा रहा है? अगर b रुका हुआ है तब ए कैसे जा रहा है? सामने जा रहा है। कितने से? v से। तो ए पे फ्रिक्शन किस तरफ? ए पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ, फ्रिक्शन नहीं। तो b के ऊपर वाले सरफेस पे किस तरफ होगा? b के ऊपर वाले सरफेस पे इस तरफ होगा। ठीक, अब ग्राउंड पे आके देखो, बी के नीचे वाले सरफेस पे क्या हो रहा है? बी सामने जा रहा है, तो ग्राउंड उसको पीछे की तरफ खींचेगा और ग्राउंड पे किस तरफ लगेगा? सामने की तरफ। ठीक, कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इलास्ट्रेशन लेते हैं कुछ वैल्यू लेके। चलो, अच्छा, अब एक और एग्जांपल देते हैं। जो फोर्स और वेलोसिटी वाला मैंने बोला अभी कि मान लो एक बॉडी है जिस पे आपने लगाया यहाँ पे 10 न्यूटन और वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड उसी इंस्टेंट पे इस तरफ, तो बताओ फ्रिक्शन किस तरफ है? क्या हमने पहले यही सीखा कि फोर्स के तरफ नहीं है, वेलोसिटी के ऑपोजिट है? तो अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो फ्रिक्शन किस तरफ होगा? ब्लॉक पे फ्रिक्शन होगा पीछे की तरफ। ठीक, आया? चलो आप यहाँ तक उतार लो, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। और भी बहुत सारे इलास्ट्रेशन ले रहे हैं, देखो ध्यान से। अच्छा, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये बी ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है, मैं वैल्यू देके दे रहा हूँ। मान लो ये मीटर पर सेकेंड, ये 4 मीटर पर सेकेंड। तब बोलो किस पे किस तरफ होगा? क्या आप यहाँ पे आके देखोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी किस तरफ? पीछे की तरफ। कितना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? मतलब कितना? 2 - 4 मतलब -2। राइट वाला पॉजिटिव तो लेफ्ट वाला नेगेटिव, तो ए का वेलोसिटी का टेंडेंसी किस तरफ? पीछे की तरफ। तो ए पे किस तरफ लगेगा? ए पे सामने की तरफ लगेगा। और बी पे किस तरफ लगेगा? ऊपर वाले सरफेस पे पीछे की तरफ। एफ ए और बी के नीचे वाले सरफेस पे किस तरफ लगेगा? ये सामने जा रहा है तो नीचे वाले सरफेस पे इस तरफ। ठीक, अच्छा
अगर उल्टा होता तो, चलो उल्टा होता तो बी ए, ये 4 मीटर पर सेकंड, ये मान लो 2 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है, 4 - 2 मतलब +2, मतलब राइट की तरफ। तो इस पर फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। और बी पे कितना लगेगा, सामने की तरफ, बी के ऊपर वाले पे। और बी के नीचे वाले पे किस तरफ लगेगा, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि बी पूरा कैसे जा रहा है, सामने 2 से जा रहा है। तो ये एफ बी। ठीक, आया बात समझ में। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक लॉरी वाला लेते हैं। अच्छा, मान लो कि कोई भी एक लॉरी जैसा कुछ है। अच्छा, और यहाँ पे एक ब्लॉक है। मान लो लॉरी सामने जा रहा है, कितने से, लॉरी सामने जा रहा है कुछ भी वेलोसिटी v से। तो अब बताओ इस पे फ्रिक्शन किस तरफ है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आके चढ़ जाते हैं। चढ़ के आपको क्या दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितना है यहाँ पे 0, मैन कितना है यहाँ पे, जो कि ट्रक का वेलोसिटी है, मैन क्योंकि ट्रक के साथ ही जा रहा है। तो v मतलब किस तरफ, पीछे की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू मैन मतलब यहाँ पे खड़ा होकर आप देखोगे तो किस तरफ लगेगा, लगेगा बॉडी पीछे आ रहा है। तो बॉडी पीछे आ रहा है तो फ्रिक्शन किस तरफ होगा, सामने की तरफ। क्यों पीछे आ रहा था, क्योंकि -v। तो ये ब्लॉक पे कितना, ब्लॉक पे फ्रिक्शन एफ ब्लॉक इस तरफ, और ट्रक पे किस तरफ लगेगा, एफ ब्लॉक, जो कि एक ट्रक है उस पे लग रहा है। ठीक, आया, चलेगा। चलो अब 3 ब्लॉक लेते हैं। आप यहां तक बता लो, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूं। मैं अलग अलग वेलोसिटी दे देता हूं, आप समझ समझ के बोलो। देखो, अच्छा, मान लो ऐसा है, ये तीनों ब्लॉक है। ये मान लो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये मान लो इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये मान लो इस तरफ 5 मीटर पर सेकंड से लग जा रहा है, C B A। अच्छा, अब बताओ ध्यान से कि किस पे किस तरफ फ्रिक्शन। सबसे पहले आप यहाँ पे चढ़ जाओ। यहाँ पे चढ़ के आपको क्या दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब 4 - 2 वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी। हम राइट वाले को क्या कंसिडर कर रहे हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट वाले को नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है, 4 माइनस, क्योंकि ये इस तरफ है तो -2 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब बी पे चढ़ के देखेंगे तो आपको लगेगा ए सामने कितने से जा रहा है, 6 से जा रहा है। तो ये अगर सामने जा रहा है तो ए पे फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ, फ्रिक्शन ऑन ए। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो बी के ऊपर वाले सरफेस में भी इस तरफ लग रहा है एफ ए। ठीक, अब बी पे फ्रिक्शन किस तरफ है देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे चढ़ जाएंगे। यहाँ पे चढ़ के क्या देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बी इस तरफ है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू मैन कहाँ पे खड़ा है, सी पे खड़ा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। तो वेलोसिटी ऑफ बी किस तरफ है, लेफ्ट में है, तो यहाँ पे -2 माइनस वी सी कितना है, राइट में, मतलब
5 मतलब -7 मतलब किस तरफ जा रहा है? आपको यहाँ पे खड़ा होकर क्या दिखेगा? बी किस तरफ जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है, कितने से? 7 से जा रहा है। ठीक, तो बी अगर पीछे जा रहा है तो बी के ऊपर नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? एफ बी, यहाँ पे आ गया एफ बी। तो अब सी पे किस तरफ ऊपर वाले लग रहा है? सी के ऊपर वाले सरफेस पे क्या इस तरफ? एफ बी। अब सी पूरा ऐसे सामने जा रहा है तो सी पे फ्रिक्शन किस तरफ? पीछे की तरफ, एफ सी। ठीक, तो ए के ऊपर फ्रिक्शन किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ। बी के ऊपर वाले सरफेस में राइट की तरफ और नीचे वाले सरफेस में भी राइट की तरफ। सी के ऊपर वाले सरफेस में लेफ्ट की तरफ, नीचे वाले सरफेस में भी लेफ्ट की तरफ। ठीक आया? कैसे कैसे आराम से रिलेटिव वेलोसिटी से आप निकाल सकते हो। जिस भी पे देखना है वो जहाँ पे है, जिसके ऊपर खड़ा है वो वहाँ पे आप खड़े हो जाओ। खड़े होकर रिलेटिव वेलोसिटी देखो कि किस तरफ रिलेटिव वेलोसिटी है। जिस तरफ होगा उसके उल्टे तरफ में लेके लेना है। ठीक है, चलो इस पे बहुत चर्चा हो गया, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब थोड़े लिमिटिंग के स्टोरी के बारे में समझेंगे। लिमिटिंग का स्टोरी क्या है? अच्छा चलो, मान लो ऐसा एक ग्राउंड है, लिमिटिंग स्टैटिक और काइनेटिक। उसको कैसे कैसे समझेंगे? मान लो इसका मास है 10 किलो और यहाँ पे म्यू स्टैटिक इक्वल टू 0.5 और म्यू काइनेटिक इक्वल टू 0.4। ठीक है, अब बताओ कि ये बॉडी पे मान लो मैंने 20 न्यूटन लगाया। अच्छा, हमेशा हम यहाँ पे जी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पकड़ेंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा हो जाए, इजी हो जाए। अच्छा, एफ इक्वल टू 20 न्यूटन लगाएंगे तो क्या होगा सीन? 20 न्यूटन लगाएंगे तो सीन में क्या आएगा और बॉडी चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? एफ लिमिटिंग कितना है? क्या म्यू एन। अच्छा, कोई भी बॉडी पे अगर ऐसा है तो इसका एम जी नीचे की तरफ तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, तो क्या नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम जी होता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन को कितना होगा? म्यू एन मतलब म्यू एम जी। तो यहाँ पे म्यू इंटू एम जी मतलब म्यू कितना है? 0.5। अच्छा, लिमिटिंग जब बोल रहे तब कौन से को लेंगे? स्टैटिक को लेंगे। 0.5 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 50 न्यूटन। तो ये बॉडी को हिलाने में मिनिमम कितना फोर्स लगेगा? 50 न्यूटन। तो अगर 20 न्यूटन लगाए तो बॉडी थोड़ी ना चलेगा, ना रुकेगा, ऑब्वियसली रुकेगा। तो यहाँ पे अभी फ्रिक्शन कितना है? अगर 20 न्यूटन लगाए तो क्या लिमिटिंग के अंदर ही है, मतलब यहाँ पे 20 न्यूटन लगाए तो फ्रिक्शन ने भी आराम से इसको 20 न्यूटन दे के रोक दिया। तो ये बॉडी रेस्ट पे है और ये फ्रिक्शन स्टैटिक है जो कि लिमिटिंग अचीव नहीं किया। अच्छा, तो अगर बॉडी में 50 न्यूटन लगाएंगे तब क्या होगा? तब भी बॉडी रेस्ट में होगा और 50 से ज़्यादा होगा तब भी बॉडी चलना चालू हो जाएगा। ठीक, अच्छा तो 50 से ज़्यादा कितना है? मान लो हमने लगाया 60 न्यूटन, हमने लगाया 10 किलो, एफ इक्वल टू 60 न्यूटन। अच्छा, तब ये क्या लिमिटिंग को एक्सीड कर चुका है? बिल्कुल एक्सीड कर चुका है। तो क्या बॉडी चलने लग गया? बिल्कुल चलने लग गया। तो बॉडी पे अभी उल्टे में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? एफ काइनेटिक म्यू काइनेटिक इंटू एन मतलब म्यू काइनेटिक इंटू एम जी 0.4 10 10 40 न्यूटन लग रहा है पीछे की तरफ। ठीक, तो बॉडी का भी सामने का एक्सेलरेशन कितना होगा? क्या यहाँ का फोर्स माइनस यहाँ का फोर्स बाई मास मतलब 60 माइनस 40 बाई मास कितना है?
10 मतलब क्या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बॉडी कितने एक्सेलरेशन से सामने जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अगर कोई भी सवाल में आपको म्यू स्टैटिक म्यू काइनेटिक ऐसे बोला नहीं गया है तो म्यू जो गिवन है उसी को ले लेना है। मतलब मान लो ऐसे सवाल में ऐसा है कि म्यू इक्वल टू 0.5 60 न्यूटन, यहाँ पे 10 किलो है, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना है। तो आप यहाँ पे म्यू काइनेटिक भी कितना ले लोगे, म्यू काइनेटिक भी 0.5 ही ले लोगे। तो यहाँ पे को कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू पीछे की तरफ कितना, पीछे की तरफ 0.5 10 10 50 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 60 माइनस 50 बटे 10 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक, आया कि अगर बॉडी का जो अप्लाइड फोर्स है वो अगर लिमिटिंग से कम है तो जितना फोर्स अप्लाइड उतना ही फ्रिक्शन, अगर लिमिटिंग को एक्सीड कर चुका है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, जितना फोर्स बाई मास। ठीक, और अगर ऐसा कुछ गिवन नहीं होगा तो नॉर्मल म्यू ही को ही डाल देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस देखते हैं जो क्लियर करता हूँ। अच्छा, अच्छा मान लो कि ये एक टेबल जैसा कुछ है, यहाँ पे एक बॉडी ऐसे रखा हुआ है जिस पे आपने इस साइड से मतलब ऊपर से इस साइड में 15 न्यूटन लगाया, 15 न्यूटन, और इस साइड से लगाया 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। ठीक, और मान लो F का वैल्यू है 0. मतलब म्यू का वैल्यू, म्यू स्टैटिक 0.4। ठीक है, और ये बॉडी का मास है 5 किलो। तो अब बताओ सीन क्या होगा, बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, क्या क्या होगा। ठीक है, अच्छा म्यू स्टैटिक गिवन है और यही म्यू है। अच्छा म्यू काइनेटिक भी दे देता हूँ, म्यू काइनेटिक 0.3। ठीक, अब बताओ बॉडी मूव करेगा कि नहीं। सबसे पहले क्या बॉडी पे ऐसा अगर ऊपर से देखोगे, ये तो साइड व्यू है, अगर ऊपर से देखोगे तो क्या बॉडी पे दो फोर्सेस ऐसे लग रहा है, 20 न्यूटन और 15 न्यूटन। ठीक, तो बॉडी पे रिजल्टेंट कितना फोर्स लग रहा है, बॉडी पे लग रहा है √20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर जो कितना है 25 न्यूटन। और कितने एंगल पे, मान लो ये थीटा, तो ये tan थीटा कितना है, tan थीटा इक्वल टू 15/20 मतलब 3/4 जो कि 37 डिग्री है, तो थीटा 37 डिग्री। अच्छा, तो ये 25 न्यूटन जो है, अब देखते हैं इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। अच्छा लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, बॉडी का वेट कितना है, बॉडी का वेट mg, तो F लिमिटिंग कितना है, F लिमिटिंग 5 0.4 10 मतलब कितना 20 न्यूटन। अच्छा, तो लिमिटिंग को एक्सीड कर चुका है और ये फ्रिक्शन किस तरफ काम करेगा। अच्छा लिमिटिंग को एक्सीड कर चुका है 25 न्यूटन, क्योंकि हमने जो लगाया था वो 25 न्यूटन और ये 20 न्यूटन है, तो बॉडी चलना चालू हो जाएगा। चलना चालू किस तरफ हो जाएगा, ये इस तरफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है। अब चलना चालू हो गया तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, F काइनेटिक म्यू काइनेटिक इंटू n मतलब 0.3 0.4 10 12 न्यूटन। अच्छा 5 अच्छा 15 न्यूटन। ठीक, तो
तो अभी एफ काइनेटिक उल्टे में कितना लग रहा है 15 न्यूटन, तो बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा ए इक्वल टू 25 माइनस 15 बटे इसका मास कितना है 5, मतलब यहाँ पे 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और किस डायरेक्शन पे होगा, ये थीटा होगा 37 डिग्री पे, और फ्रिक्शन किस तरफ उल्टे में काम कर रहा है 15 न्यूटन। अगर इसको 25 न्यूटन से कम या मान लो 20 न्यूटन से कम, 20 न्यूटन से कम होता ये अप्लाइड फोर्स, तो क्या बॉडी चलता, नहीं चलता, बॉडी रुका हुआ रहता, और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाता, जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही। मतलब मान लो यहाँ पे 10 और 15 है, तो अंडर रूट 10 स्क्वायर 15 स्क्वायर जो कितना है 100 225 अंडर रूट 325 जो कि लेस देन 20 न्यूटन है, तो बॉडी चल नहीं सकता। तो वहाँ पे फ्रिक्शन कितना हो जाता, एफ स्टैटिक हो जाता अंडर रूट 325 न्यूटन, उतना ही जितना कि अप्लाइड फोर्स उतना ही हो जाता। ठीक, आया बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ तक उतार लो, मैं इसको थोड़ा क्लियर करूँगा। अच्छा, अब अच्छा, अब तक तो हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स के बारे में बात कर लिया है, अब कुछ और थोड़ी फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। चलो थोड़ा एंगल लगा के बॉडी को खींचते हैं। मतलब मान लो यहाँ पे एक बॉडी है, इसको यहाँ पे एफ फोर्स से खींच रहे हैं, ठीक है, एफ फोर्स से खींच रहे हैं। इसका मास है मान लो 10 किलो, और म्यू कितना है मान लो 0.5, ठीक है, और ये मान लो 37 डिग्री, ठीक है, ये थीटा है। अच्छा, यहाँ पे पहले बताओ कि बॉडी चलेगा या नहीं चलेगा, या रुकेगा या पहले उठेगा। बॉडी उठेगा या रुकेगा, ये यहाँ पे सीन क्या क्या होगा। सबसे पहले आपको सवाल ऐसा है कि बॉडी उठेगा या बॉडी पहले स्लाइड कर जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे फोर्स का ऊपर में कंपोनेंट कितना है, एफ साइन 37, यहाँ पे कितना एफ कॉस 37, और क्योंकि खींचा हुआ इस तरफ है तो फ्रिक्शन इस तरफ है। फ्रिक्शन कितना है एफ, जो कि म्यू एन है, जो कि एन कौन सा है नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे कितना है एम जी। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या ऊपर नीचे वाले सीन के लिए क्या ऊपर में एफ साइन 37 प्लस एन इक्वल टू एम जी, तो एन कितना है एम जी माइनस एफ साइन 37, और यहाँ पे कितना। अच्छा, अगर बॉडी को चलना है तो क्या एफ कॉस 37 मस्ट बी एक्सीडिंग दिस म्यू एन, तो एफ कॉस 37 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर चलना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एन होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे एफ कॉस 37 इक्वल टू म्यू एन, एन के जगह एम जी माइनस एफ साइन 37, तो यहाँ पे एफ का वैल्यू कितना है। अच्छा, एफ कॉस 37 इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन 37, तो कितना है एफ कॉस 37 म्यू साइन 37 इक्वल टू म्यू एम जी, तो एफ कितना है, क्या म्यू एम जी
डिवाइडेड बाई cos 37 प्लस म्यू sin 37। अच्छा म्यू का वैल्यू कितना है? अच्छा यहाँ पे निकालते हैं एफ। म्यू का वैल्यू कितना है? 0.5 मतलब हाफ। एम का वैल्यू 10, जी का वैल्यू 10। cos 37 मतलब 4/5, म्यू मतलब 1/2, sin 37 मतलब 3/5। तो यहाँ पे एफ का वैल्यू कितना है? एफ का वैल्यू है यहाँ पे 5, यहाँ पे एलसीएम कितना 10 और यहाँ पे 11, ऊपर में कितना 50, 500/11। ये कौन सा फोर्स है? ये स्लाइड करने के लिए फोर्स है। ये मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड। ठीक, अब समझते हैं एक और चीज को कि अगर बॉडी को उठना है, बॉडी को अगर लिफ्ट होना है, तो लिफ्ट अगर बॉडी उठ जाएगा फॉर लिफ्टिंग, क्या बॉडी और मतलब ब्लॉक और ये ग्राउंड का टच छूट जाएगा? क्या ब्लॉक का लिफ्ट ब्लॉक और ये ग्राउंड का टच छूट जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन कितना? 0 हो जाएगा। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 है तो क्या mg माइनस एफ साइन 37, तब ये एफ कौन सा फोर्स बन जाएगा? जो कि एफ लिफ्टिंग ये बन जाएगा। तो एफ लिफ्टिंग इक्वल टू mg/37 मतलब 10 × 10/sin 37 मतलब 3/5, तो 500/3 न्यूटन। तो अगर बॉडी को उठाना है तो इतना फोर्स देना पड़ेगा और बॉडी को चलाना है तो इतना फोर्स देना पड़ेगा। अब देखो ये एफ कौन सा है? एफ स्लाइड या स्लाइडिंग। तो अगर एफ स्लाइडिंग का वैल्यू 500/11 और एफ लिफ्टिंग का वैल्यू 500/3, तो दोनों में कौन सा ज्यादा है? वो ज्यादा है। तो पहले कौन अचीव हो जाएगा? ये। ठीक, तो मतलब बॉडी पहले स्लाइड करेगा, बॉडी पहले उठेगा नहीं। तो एफ स्लाइड जो कि लेस देन एफ लिफ्ट है। ठीक, तो बॉडी पहले चलेगा नहीं, बॉडी पहले उठेगा नहीं, बॉडी विल स्लाइड। बॉडी चलना चालू हो जाएगा सामने, बॉडी उठेगा नहीं। ठीक, क्योंकि पहले ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू पहले, मतलब बॉडी चलना पहले चालू हो जाएगा। अगर उठना होता तो ये लिफ्टिंग कम होना चाहिए था, अगर उठना होता तो लिफ्टिंग कम होना चाहिए था। ठीक, अच्छा अब यहां से एक और चीज समझेंगे कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल ए बॉडी, कि एक बॉडी को पुल करने के लिए मिनिमम कितना फोर्स चाहिए। ठीक है, देखो आया ये समझ में? ये उतार लो, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूं। अच्छा, minimum force required to pull a body to slide, pull बेटा ने slide a body। अच्छा, minimum force required to slide a body। अच्छा, ये क्या है थोड़ा समझते हैं धीरे धीरे। अच्छा, मान लो ये बॉडी है और यहाँ पे एंगल करके आप दे रहे हो, फोर्स को एंगल करके दे रहे हो। जो पिछला डायग्राम है उसको अभी थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ये थीटा, तो ये एम मास है, तो नीचे कितना लग रहा है एम जी, ऊपर कितना लग रहा है एन, और ये कौन सा एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा। अच्छा, अगर स्लाइड होना है तो क्या एफ कॉस थीटा मस्ट भी आपका एफ जो कि म्यू एन को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक, जो कि एफ स्टैटिक। तो
क्या एफ साइन थीटा प्लस एन इक्वल टू एम जी? तो एन कितना, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक, अब ये एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, क्या म्यू एन। तो ये कितना होना चाहिए, मिनिमम फोर्स, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब मिनिमम। तो एफ कॉस थीटा, तो एफ का जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम है, तो म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अच्छा, तो एफ कॉस थीटा म्यू एम जी म्यू एफ साइन थीटा। तो एफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा म्यू एम जी। तो एफ का वैल्यू कितना है, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अच्छा, ये एफ का वैल्यू है। अब इसको कौन सा है, मिनिमम होना है। तो अगर एफ को, फॉर एफ टू बी मिनिमम, क्या डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए, क्या कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा क्या मैक्सिमम होना चाहिए, बिल्कुल मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा, तो क्या इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा, बिल्कुल जीरो होगा। कॉस थीटा म्यू साइन थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक, तो डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस डी डी थीटा ऑफ म्यू साइन थीटा इक्वल टू जीरो। तो क्या माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो म्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए, टेन थीटा। अच्छा, म्यू का वैल्यू टेन थीटा। तो इसे यहाँ पर फटाफट एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको ये थीटा दे देते हैं। तो म्यू ये वन, तो क्या ये अंडर रूट वन प्लस वन स्क्वायर म्यू स्क्वायर मतलब अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, क्योंकि टेन थीटा को म्यू बाई वन मान लिया, म्यू बाई वन। तो मेरा साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा आ गया मेरा म्यू अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, और कॉस थीटा कितना आ गया, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पे कौन सा है, तो क्या म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा की जगह क्या डालेंगे, वन बाई अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू इंटू वन बाई, अच्छा म्यू इंटू यहाँ पे म्यू बाई अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। सो म्यू एम जी वन प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये कट होके कितना आएगा, क्या म्यू एम जी बाई अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, जो कि एफ मिनिमम का वैल्यू है। ठीक आया। अच्छा, अब दूसरा तरीका, दूसरा कैसे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे डाल देते हैं एफ, म्यू की जगह क्या डालेंगे, टेन थीटा, एम जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा। अच्छा, तो एफ एम जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कट, तो कितना है एम जी साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि एम जी साइन थीटा, जो कि यही वैल्यू है। ठीक, देखो ध्यान से, क्योंकि ये एम जी म्यू बाई वन प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि एम जी साइन थीटा ही है। ठीक, अच्छा, तो मिनिमम फोर्स कितना लगना चाहिए, ये, और मिनिमम फोर्स के लिए कितना होना चाहिए, म्यू का वैल्यू कितना, टेन थीटा। अच्छा, चलो यहां से एक और चीज सीखेंगे। अच्छा, आप यहां तक देख लो, इसको उतार लो धीरे धीरे, इसको थोड़ा क्लियर करूंगा।
आया? चलो अब देखो, यहां से एक चीज समझेंगे, एक्चुअली दो तीन चीजें समझेंगे। अच्छा, why is it easier to pull than to push? अच्छा, why is it easier to pull than to push? अच्छा देखो, मान लो पहले हम पुल वाला बोल रहे हैं, फिर पुश वाला बोलेंगे। पुल वाला अभी जो किया वही, मान लो ये m मास है, ये F फोर्स है, कितना थीटा, F cos थीटा, F sin थीटा, क्या ये n, क्या ये mg, क्या ये फ्रिक्शन। अच्छा, अब देखो, क्या यहाँ पे F cos थीटा इक्वल टू म्यू एन, जहाँ पे n प्लस F sin थीटा इक्वल टू एम जी, तो n इक्वल टू एम जी माइनस F sin थीटा, यहाँ पे टपकाओ तो F cos थीटा म्यू एम जी माइनस F sin थीटा, तो F cos थीटा म्यू F sin थीटा म्यू एम जी, तो F म्यू एम जी cos प्लस म्यू साइन, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये कौन सा फोर्स है? जो कि पुल। अब पुश मतलब क्या? धक्का देना। धक्का देना मतलब सीन क्या है? एक राउंड है, ये ऐसा है, अब ये m मास है, आपने लगाया F फोर्स, कितने एंगल पे? थीटा। अच्छा चलो ऐसा, अच्छा ऊपर n, अच्छा ये F cos थीटा, थीटा F sin थीटा mg, ये फ्रिक्शन। अच्छा अब बताओ, क्या F cos थीटा कितना होना चाहिए? क्या म्यू n? अच्छा अब n कितना है? n mg प्लस F sin थीटा डाल देंगे वहाँ पे, तो म्यू mg F sin थीटा, तो F cos थीटा म्यू mg म्यू F sin थीटा, तो क्या F cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा म्यू mg, तो F कितना है? म्यू mg cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। अच्छा अब ध्यान से देखो, क्या ये इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है? तो क्या ये अल्टीमेटली छोटा है, ये अल्टीमेटली बड़ा है? ठीक, तो पुल करने में कम फोर्स लगेगा, पुश करने में ज़्यादा फोर्स लगेगा। F पुल लेस देन F पुश, तो इसलिए पुलिंग में आराम ज़्यादा है, पुशिंग में आराम कम है। आया? इजी, देख लो ध्यान से। अच्छा अब थोड़ा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा इसको क्लियर करते हैं, अब यहां तक उतार लो। अच्छा चलो,
एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? सबसे पहले जब बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, मतलब बॉडी अभी छूटने ही वाला है, जिसके बारे में अब तक चर्चा हो रहा था कि बॉडी अब तक छूटने ही वाला है। when a body is at the verge of motion, the angle between the normal reaction and resultant contact force is called angle of friction। अच्छा देखो, मतलब बॉडी अभी छूटने ही वाला है, तो क्या यहाँ पे कौन सा लग गया? एफ लिमिटिंग, जो कि एफ स्टैटिक म्यू इंटू एन, क्या ये एन है? और ये क्या रिजल्टेंट? एफ कॉन्टैक्ट। ठीक, तो ये एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या यहाँ पे एफ कॉन्टैक्ट कॉस लैम्डा इक्वल टू एन और एफ कॉन्टैक्ट साइन लैम्डा एफ लिमिटिंग या एफ स्टैटिक जो कि म्यू एन, तो ये अगर डिवाइड कर देंगे तो एफ सी साइन लैम्डा एफ सी कॉस लैम्डा म्यू एन बाई एन काट के म्यू जो कि टेन लैम्डा। ठीक, क्योंकि म्यू एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, so for a pair of media lambda is also कांस्टेंट क्वांटिटी। अच्छा, अब देखो ध्यान से, क्या एफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू क्या अंडर रूट एफ स्टैटिक का स्क्वायर प्लस नॉर्मल रिएक्शन स्क्वायर, मतलब म्यू एन का स्क्वायर एन स्क्वायर एफ कॉन्टैक्ट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक आया, चलेगा? ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे वर्टिकल वॉल पे। वर्टिकल वॉल पे बॉडी को चिपकाएंगे, फिर धीरे धीरे वर्टिकल वॉल से लेके दो बॉडी, टू ब्लॉक प्रॉब्लम, रस्सी टेंशन वाला प्रॉब्लम, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जाएंगे। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, इस लेक्चर को मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।